लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और उसमें हमने एक बात देखी थी कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस आपका आता है एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, है ना। दिस इज अ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट होती थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ए होता था एरिया ऑफ प्लेट एंड डी होता था डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इतना कैपेसिटेंस होता था एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का क्या कैपेसिटेंस हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो आंसर है यस, है ना। हम क्या करें, अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप बोलो, है ना, जो भी आप बोलना है, ये देखिए डाइलेक्ट्रिक। अभी क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, आज का पूरा टॉपिक इसी के ऊपर होने वाला है, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। तो अगर हम क्या कर दें, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दें इन बिटवीन द प्लेट्स, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी किस तरीके से इंक्रीज होगा और क्यों इंक्रीज हुआ, है ना, उसको हम डील नहीं करेंगे अभी, वो अभी आगे आगे जब टॉपिक चलते रहेगा वहाँ पे आपका क्लियर होते रहेगा। बट फिलहाल आपको देखना है कि आज के पूरे टॉपिक का पर्पज क्या है, कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटी विल बी इंक्रीज। ठीक है, यही आज के पूरे टॉपिक का क्या आपका पर्पज है। तो अब आज देखिए हम डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, है ना, कि ये डाइलेक्ट्रिक आपका है क्या चीज़। ठीक है, आज पूरा टॉपिक डाइलेक्ट्रिक के ऊपर ही चलने वाला आपका। तो देखिए क्या है हमारे पास, आपने इंसुलेटर सुने होंगे, है ना, ये वर्ड आपने सुना होगा इंसुलेटर। इंसुलेटर बेसिकली वो मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता। सुना होगा आपने ना, कि इंसुलेटर कौन से मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या नहीं करता, फ्लो नहीं करता। या आप बोल सकते हो कि इंसुलेटर वो मटेरियल है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बात एक ही है ना। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल है आपके पास। अब अगर एक इंसुलेटर मटेरियल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, है ना, तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लग जाता है। कैसे, देखिए, है ना, जैसे देखिए आपके पास एक चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये। ठीक है, ये क्या है, एक चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको पता है एक चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपने जाना था पहले, जहाँ पे सिग्मा क्या होती थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स। तो एक अगर आपके पास चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है ना, इस डायरेक्शन में होता है ऐसे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोल सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर अब हम इसके अंदर एक इंसुलेटर डाल देते हैं, ठीक है, ये इंसुलेटर हमने इंसर्ट कर दिया, ये देखिए ये इंसुलेटर डाल दिया कहाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस इंसुलेटर का क्या होगा, इस इंसुलेटर के इस फेज पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इंड्यूस हो गया है ना, इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस इंसुलेटर के इस वाले फेज पे, और इसके अपोजिट फेज पे क्या आ जाएगा, इंडक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये इंडक्शन के कारण नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्यों आया इस इंसुलेटर के पास, क्योंकि आपने इसे कहाँ प्लेस कर दिया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया है। तो हम बोल सकते हैं कि एक इंसुलेटर को जब आप कहाँ रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तो ये इंसुलेटर क्या शो करने लग गया, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लग गया, है ना। इसी को बोलते हैं, देखिए ये इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होना। ठीक है, यानी माइनस चार्ज और प्लस चार्ज का अपोजिट एंड पे इंड्यूस हो जाना एक इंसुलेटर की फेजेस पे, जब उसको आप कहाँ रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो इसी चीज को आप बोलते हैं कि इस इंसुलेटर ने क्या शो कर दिया, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर दिया। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे फिर, डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। यानी डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर ही है ना, जो एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। तो आप यहाँ से डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन बोल सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक्स आर दी मटेरियल्स, है ना, डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल्स होते हैं आपके पास विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करेंगे, जैसे मैं आपको बता ही रहा है ना, टू फ्लो विथ इन देम।
ठीक है। बट क्या करेंगे, शो द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शो द इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यही बात मैं आपको बता रहा था। तो ये आपकी डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन हो गई। ठीक है। अच्छा, आप डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इनफैक्ट डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर ही तो है डाइलेक्ट्रिक। एंड when in place in an external electric field, its opposite phases acquire equal and opposite charges। ठीक है, तो ये भी आप डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन दे सकते हैं। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के लिख देता हूँ। जैसे देखिए आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल डाइलेक्ट्रिक होते हैं, है ना। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही होते हैं, आप सिंपल। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, एक तरीके के इंसुलेटर ही होते हैं। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप फिर डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर क्यों नहीं बोल देते हैं, है ना, आप ये डाइलेक्ट्रिक क्यों बोल रहे हो उसको। तो देखिए, एक इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक तब बोलते हैं जब आप उसे कहाँ रख देंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। ठीक है, यानी जब भी एक इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में रहेगा तो उसका नाम इंसुलेटर ना होकर क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं डाइलेक्ट्रिक के। वो हैं आपके, जैसे ईयर हो गई आपका, ग्लास हो गया आपका, आपका माइका हो गई, है ना, या आपका पैराफिन वैक्स हो गई। पैराफिन वैक्स ये आप केमिस्ट्री लैब में देखेंगे ना, वहाँ पे आपके पास पैराफिन वैक्स। और अभी ये 4th यूनिट में आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मर ऑयल, है ना। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ऑयल होता है वो भी एक तरीके से क्या होता है, आपका डाइड इलेक्ट्रिक होता है। तो ये एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, इंसुलेट वो डाइलेक्ट्रिक, है ना। और ये सारे इंसुलेटर भी। अब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जब अब भाई ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है आपके पास तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो अगर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर पोलर हैं तो वो बनाएंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक, या हम उस डाइलेक्ट्रिक को तब क्या बोलेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक। और अगर इस डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, नॉन पोलर हो गए, तो हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कैसा है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मे बी, क्या क्या हो सकते हैं आपके, मे बी पोलर या आपके हो सकते हैं नॉन पोलर। ठीक है, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइलेक्ट्रिक के। अच्छा, तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक भी कितने टाइप के बन जाएंगे आपके, दो टाइप के बन जाएंगे। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि देयरफॉर डाइलेक्ट्रिक इज कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, पहला कौन सा हो गया आपका, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक। और पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पोलर होंगे। और दूसरा हो गया आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक आपके बनते हैं। अब हम हेडिंग लिखेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक या पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप हेडिंग लिख लेंगे यहाँ से, पोलर डाइलेक्ट्रिक या पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक या पोलर मॉलिक्यूल्स एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि पोलर डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये देखिए HCl मॉलिक्यूल है। ठीक, अब इसको देखिए आपका ये H हो गया आपका। H में आपको पता है HCl के मॉलिक्यूल में H पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे क्या चार्ज होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये तो ये इनके बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती है ना। आपको पता है कि इनके बीच की डिस्टेंस जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये लगभग लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज की होती है। ये इस रेंज की होती है लगभग ये डिस्टेंस, इससे भी कम होती है डिस्टेंस इन मॉलिक्यूल के बीच में। वो तो आपको क्लियर विजुअलाइज करने के लिए मैंने इतना बड़ा बना दिया डिस्टेंस, अदरवाइज ये डिस्टेंस बहुत कम होती है आपकी। तो ये आपके पास एक HCl का मॉलिक्यूल है और इस HCl के मॉलिक्यूल्स में आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है, देखिए पॉजिटिव चार्ज ये, और ये पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो यहाँ पे है, और ये जो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो जिस मॉलिक्यूल में भी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड ना करें, देखिए यहाँ पे कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ है ये यहाँ है, उस मॉलिक्यूल को आप बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। और उन मॉलिक्यूल से जो डाइलेक्ट्रिक बनेंगे वो बोले जाएंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज
सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पे तो एक ही पॉजिटिव चार्ज है, पर अगर और भी होते तो हम सबके लिए लिख रहे हैं डेफिनेशन, है ना। सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद द, किसके साथ, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। और ये हो गया आपके पास, इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे आप उसको, इट्स कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। ये बन गया, जैसे HCl का मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया, है ना, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या नहीं कर रहा, कोइंसाइड नहीं कर रहा। इसी तरीके से आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आप H2O बोलते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मैं जैसे ये बना रहा हूँ H2O, तो इसमें आपने देखा होगा इस टाइप से आप केमिस्ट्री में इसका स्ट्रक्चर बनाते हो, O के पास 2 नेगेटिव चार्ज है ना, और H के पास ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आप बनाते हो, और ये बनाते हैं आप H पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके बनाते हैं आप। ये इस टाइप से बनता है आपका H2 का स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में बनाना सीखा होगा आपने, है ना। तो इसमें देखिए आप, इसमें जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है यहाँ पे, है ना, O के पास जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो यहाँ पे है आपका, और जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, तो पॉजिटिव, ये दो चार्जेस पॉजिटिव है, इनका सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे। तो इस मॉलिक्यूल में भी अगर आप देखेंगे H2O के मॉलिक्यूल में भी, तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे आ रहा है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल भी क्या बोला जाएगा आपका, पोलर मॉलिक्यूल बोला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए आपने एक चीज़ पहले पढ़ी थी, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में स्टार्ट में बताई थी एक बात, कि जब एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्रिएशन करते हैं ना, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। और उस डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो होता है आपका आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी हुई है ना, तो ये बात हम यहाँ कर देते हैं। देखिए, तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी वही है, देखिए पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फिक्स है, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा, और उस डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे देखिए, इस मॉलिक्यूल के पास दो डाइपोल मूवमेंट है, देखिए एक डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में और दूसरा डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसको फर्स्ट सेकंड बोल देता हूँ, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा आपका, है ना, ये पी नेट बन गया इसका। तो इस मॉलिक्यूल के जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सबके पास अपना एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है, या आप उसको इंट्रिंसिक डाइपोल मूवमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, उनमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होता है ना, और जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे सेपरेट रहते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्रिएशन करते हैं, और हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास एक अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल द पोलर मॉलिक्यूल्स हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या आप इसको क्या बोलते हैं, और आप इसको या तो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोल दीजिए, या इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोल दीजिए, ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, दोनों में से कोई सा भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इन मॉलिक्यूल के पोलर होने के पीछे रीजन क्या है ना, क्यों ये मॉलिक्यूल पोलर हो रहे हैं, तो आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ देयर असिमेट्रिक शेप। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इट इज बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि कभी मॉलिक्यूल का, अगर जिन मॉलिक्यूल का क्या होता है, असिमेट्रिक शेप होता है, वही मॉलिक्यूल बेसिकली आपको पोलर देखने को मिलता है। तो पोलर मॉलिक्यूल होने के पीछे आपका ये रीजन रहा, है ना। कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे पोलर मॉलिक्यूल के आपके पास जैसे हो गया HCl हो गया आपका, CO हो गया आपका, H2 हो गया आपका, NH3 हो गया, इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के। नेक्स्ट बात करेंगे हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, है ना।
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, या आप इसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से ही तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बनेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं क्या आपके पास। जैसे देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ CO2 का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमने ले लिया। अब इस मॉलिक्यूल को अगर आप गौर करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप बनाते हो, है ना। ऑक्सीजन का एक एटम ये हो गया, ये आपका कार्बन का एटम हो गया, और ये आपका दूसरा ऑक्सीजन का एटम हो गया, ठीक है। इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, इस पर 4 पॉजिटिव चार्जेस, इस तरीके से आप बनाते हैं। अच्छा, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है, देखिए इन दोनों नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे आएगा, और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑलरेडी यहाँ पे है ना। तो इस मॉलिक्यूल में हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। यानी ऐसे सारे मॉलिक्यूल नॉन पोलर बोले जाते हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो आप बोलेंगे यहां से अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस coincides with center of the negative charges is called, क्या बोल देंगे आपको, is called नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये देखिए, और ये एक बात ध्यान रखना कि अभी हमने यहाँ कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, है ना, विदाउट प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अगर आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे ना, जैसे इस मॉलिक्यूल को, तो फिर इसकी कहानी कुछ और हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना आप, है ना। या भी इस मॉलिक्यूल को कोई एक्सटर्नल फील्ड अगर आपने नहीं दिया है तो तब ये कहानी है। तो ये इस टाइप के सारे मॉलिक्यूल आपके क्या बोले जाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोले जाएंगे, जिनमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या कर जाए, कोइंसाइड आपका कर जाए, ठीक है। ऐसे और भी सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब देखिए इनका क्या है ना, जैसे यहाँ पे अगर हम इसका डाइपोल मोमेंट बोलें तो देखिए इसका डाइपोल मोमेंट इधर बनेगा इस डायरेक्शन में, और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, है ना। और ये दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो बनेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर, वो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे सारे मॉलिक्यूल, कौन से, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपके पास होते हैं उनके पास कोई अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता, जैसे पोलर के पास होता है ना। पोलर मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं उनके पास अपना परमानेंट या इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होता है, जबकि नॉन पोलर के पास अपना कोई परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इनके जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में कोई सेपरेशन देखने को आपको नहीं मिलता है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि एज देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, एंड हेंस नॉन पोलर molecules have no permanent, which is also known as intrinsic dipole moment, ठीक है। डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है। तो इस बात को आपको क्या करना है कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनके पास कोई अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता, जबकि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनके पास अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक। अच्छा, अब ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं इनके पीछे रीज़न क्या है, तो इनके पीछे रीज़न है इनका सिमेट्रिक शेप होना, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बोला था कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पीछे रीज़न क्या है, तो उनके पीछे रीज़न था उनका असिमेट्रिक शेप। तो सेम अगर मैं यहाँ पे भी बोलूँ आपसे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होने के पीछे रीज़न क्या है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होने के पीछे रीज़न है मॉलिक्यूल्स का सिमेट्रिकल शेप। अब आगे हम बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा देखने को मिलता है, ठीक है। कि जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं, अब आपको पता है 2 टाइप के डाइलेक्ट्रिक हैं, तो जो डाइलेक्ट्रिक होंगे, किसी भी टाइप का जो डाइलेक्ट्रिक है, चाहे वो पोलर है या नॉन पोलर है, उसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेवियर होगा। तो हम हेडिंग लीजिए आपकी
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक, कि डाइलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखेंगे आप। अब क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भी दो टाइप के हैं तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहला हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कैसे पड़ता है, और फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कैसे पड़ेगा। तो पहला हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे हम, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर डाइलेक्ट्रिक या पोलर सबस्टेंस भी आपको बोलना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए अगर हम एक पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाया जाता है, देखिए इस तरीके से दिखाया जाता है पोलर मॉलिक्यूल को। और एक पोलर मॉलिक्यूल के पास उसका क्या होता है, एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना। पर यहाँ तो हम सबस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने कोई एक पोलर सबस्टेंस ले लिया है, देखिए ये एक पोलर सबस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब इसके जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, जैसे ये सारे मॉलिक्यूल्स पोलर होंगे ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। ऐसे करके हम दिखा रहे हैं, ये देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये एक पोलर सबस्टेंस है और इसके एक पोलर मॉलिक्यूल्स हम दिखा रहे हैं, ऐसे दिखाते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स को। मैंने आपसे बार बार कहा है क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल में प्लस माइनस चार्ज क्या रहते हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं ना, कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हमने दिखा दिए एक पोलर सबस्टेंस के। अब देखिए इस पोलर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, इस पोलर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा, है ना। और इस पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा, ऐसे इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा। और इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को या इस पोलर सबस्टेंस को आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, 0 है, ठीक है। तो इसके जो ये मॉलिक्यूल्स थे पोलर डाइलेक्ट्रिक के, वो सारे मॉलिक्यूल के पास अपना अपना क्या था, परमानेंट डाइपोल मोमेंट था। पर क्योंकि इनके जो डाइपोल मोमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो कैसे रहते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनेगा इन सब का, है ना, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो बनेगा वो 0 हो जाएगा। तो यहां से आप एक बात क्लियर समझ जाइए, है ना, कि नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 क्यों हुआ इस पोलर सबस्टेंस का, इसलिए हुआ क्योंकि इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वो रैंडमली ओरिएंटेड था। और इसलिए इनका हमने क्या कर दिया कि जो एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कर दिया वो 0 कर दिया। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल्स इन द डाइलेक्ट्रिक पॉइंट्स इन अ रैंडम डायरेक्शन, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है रैंडम डायरेक्शन, एंड दस द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल्स cancel to each other and the average electric dipole moment of a dielectric is 0, है ना। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, हम बोल रहे हैं कि जो एक पोलर सबस्टेंस है पूरा का पूरा, उसका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फिर कहानी कुछ और होगी। और वो कहानी क्या होगी, देखिए वो कहानी ये होगी कि अगर आप इसी पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, देखिए, है ना, ये लगा दिया मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दीजिए आप, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इसको रख दीजिए, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोला जाता है। क्योंकि आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब मैंने ये पोलर मॉलिक्यूल, ये जो पोलर सबस्टेंस था उसको कहाँ रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है यहाँ पे, इस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वहां पे मैंने क्या डाल दिया, इस पोलर सबस्टेंस को डाल दिया या इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया। अब जैसे आप यहाँ पे डालते हो तो क्या होता है, देखिए हर एक मॉलिक्यूल, ये जो हर एक मॉलिक्यूल है इसका पोलर सबस्टेंस का, वो मॉलिक्यूल एक टॉर्क का एक्सपीरियंस करता है। और वो टॉर्क किसकी वजह से लगा, इन मॉलिक्यूल्स पे इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा। और वो टॉर्क क्या करता है, इन सारे डाइपोल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करता है, अलाइन करता है। और इस तरीके से कर देगा, देखिए सिचुएशन ये आ जाएगी आपके पास, इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं, है ना। जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो इस पोलर डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। और क्यों ओरिएंटेड हुए,
क्योंकि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन सारे मॉलिक्यूल्स पे क्या लगाया, टॉर्क लगाया, और उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड किया। अब देखिए सारे मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। देखिए इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसका भी सबका देखिए, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, कि इस पोलर सबस्टांस का नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होगा। अब इसके पास एक नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। पर अब क्यों हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं है, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। पर जबकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो पोलर सबस्टांस का जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था वो जीरो था, है ना। और अब जीरो नहीं है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो पोलर मॉलिक्यूल्स के पास तो उसका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। और ये कहानी क्यों हुई, तो आप यहां से बोल सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ठीक है, एक टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा। आपको बताया था मैंने क्या ना, अगर एक एक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, देखो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। पढ़ा भी था आपने ये, पी ई साइन थीटा, इसे आपने बोला था, है ना, पी ई साइन थीटा किया था आपने पहले। तो वही है, हर एक डाइपोल पे क्या लगेगा, जैसे ही उसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, एक्सपीरियंस अ टॉर्क। एंड और ये टॉर्क क्या करेगा, उसे अलाइन करेगा किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज एग्जिस्ट, है ना। और ये किस डायरेक्शन में होगा, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी इन द डायरेक्शन ऑफ, आपको देख पा रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए इसी डायरेक्शन में, ये देखिए प्लस से माइनस जाती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी बनेगा नेट, वो भी किस डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में चले जाएगा। तो ये कहानी है पोलर डाइलेक्ट्रिक की, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको दोनों बातें नजर आनी चाहिए, है ना, कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पोलर मॉलिक्यूल्स का कितना होता है, जीरो होता है। भले उसके हर एक मॉलिक्यूल के पास अपना एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, बट नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। बट अगर आप एक्सटर्नल फील्ड देते हैं तो फिर जीरो नहीं होता, फिर कहानी कुछ और होती है। आपने देख ली कहानी। देखिए अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फर्क पड़ता है आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, है ना। तो दूसरा हमने लिखा यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर। पहले हमने पोलर देखा था, अब नॉन पोलर देखते हैं, नॉन पोलर सबस्टांस। ठीक है, कि जो नॉन पोलर सबस्टांस होता है उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए क्या था, अगर हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करो, है ना, मैंने जैसे देखा आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस टाइप से हम बना देते हैं। ये देखिए ये बना दिया मैंने, जैसे, है ना, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल मैंने बना दिया। देखिए अब इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, देखिए नेगेटिव चार्ज जो ये है उनका सेंटर यहाँ लाई करेगा और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी यहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था आपका वो जीरो होता था, किसके पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होता था, जीरो होता था। और यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है, जीरो है ना। यानी जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनेगा किसी भी नॉन पोलर सबस्टांस के पास वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा देंगे ना, सपोज इसी मॉलिक्यूल को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, देखिए जैसे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, ठीक है, और अब इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को उठा के आप यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो होगा क्या कि इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर आया वो यहाँ पे आ गया सारा का सारा, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे आ गया सारा का सारा, है ना। ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर आ गया। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, क्यों अलग अलग हो गया पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर, क्योंकि आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया।
तो जैसे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग हुआ तो वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। ठीक है, और जैसे ये सेपरेट हो गया तो अब आपको पता चल गया ये पोलर मॉलिक्यूल टाइप में कन्वर्ट हो गया। और जब पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया तो अब इसके पास एक अपना क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा, है ना। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को आप बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि आपने इसको इंड्यूस किया है ना, ये पहले से नहीं था इसके अंदर, आपने इसे इंड्यूस किया है। और किसकी हेल्प के बेस पे किया है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अब हम बोलेंगे इसमें कि इसमें पी नेट अब क्या नहीं होगा, अब जीरो नहीं होगा पी नेट। और कब जीरो नहीं होगा पी नेट, जब ई एक्सटर्नल क्या नहीं होगा, ई एक्सटर्नल जब जीरो नहीं होगा। जब तक ई एक्सटर्नल जीरो था तब तक पी नेट जीरो था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स का या नॉन पोलर सब्सटेंस का। पर जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पे या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स पे, तो उसका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ। और क्यों जीरो नहीं हुआ, क्योंकि उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज के सेंटर को सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स non-polar molecules separation is created between positive and negative charges and due to this a dipole moment is created। ठीक है, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि in the presence of external electric field, ठीक है, non-polar molecules is क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं ना, क्योंकि जब वो स्ट्रेच हुए तभी तो प्लस और माइनस अलग अलग हुआ, इज स्ट्रेच्ड हो गए एंड बिकम्स, और क्या बन जाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल बन जाते हैं एंड बिकम्स पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक होगी इतनी बात। एंड इज कॉल्ड, इनके अंदर जो डाइपोल मोमेंट आए इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे वो साहब, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, एंड, और उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा एंड दियर डाइपोल मोमेंट, उस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट बनेगा उसको क्या बोल देंगे आप, इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है ना बात। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, देखिए कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा या इंड्यूस जो डायपोल्स उतने ज़्यादा होंगे जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन पोलर सबस्टांस को, है ना, देंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होंगे, इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट्स क्रिएट होंगे। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि द इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट एक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को एक्वायर्ड करेंगे जितना ज़्यादा क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट एक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यानी हम दैट इज मैथमेटिकली आप बोल सकते हैं द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, आपने ये दिखाया है ना, ये इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज़्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्रिएट होते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने यहाँ क्या लगा दिया, अल्फा लगा दिया। ठीक है, अभी ऐसे अल्फा का नाम हम देंगे, ठीक है, ये अल्फा। और इस अल्फा के यूनिट देने के लिए हमने यहाँ पे इसके साथ एप्सिलॉन नॉट भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैनेज करने के लिए आप ये बोल सकते हैं इसकी यूनिट और इसकी यूनिट मैनेज करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो अल्फा है पहले हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का भी इंपॉर्टेंस मैं बता दूंगा। तो अल्फा इज कॉल्ड, क्या है अल्फा, अल्फा इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर
या आप एटॉमिक भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं इसलिए हम मॉलिकुलर बोल दे रहे हैं। अब अगर एटम की बात करते हैं, एक एटम भी तो पोलराइज हो सकता है ना, एक एटम के अंदर भी तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो सकता है। तो अगर आप एटम को लेके चल रहे हैं तो फिर एटॉमिक वर्ड यूज करेंगे, और अगर मॉलिक्यूल को लेके चल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वर्ड यूज करेंगे। तो क्योंकि हम मॉलिक्यूल को लेके चल रहे थे तो इसलिए मैं मॉलिक्यूलर वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो अल्फा इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर या एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी से बिलिटी, क्या इसे अल्फा को आप ये बोलेंगे, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग मैंने यहाँ पे बता दिया कि एप्सिलॉन नॉट आपने क्यों यूज करा है, कि एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करने से इस अल्फा के पास जो डायमेंशन आएगी वो वॉल्यूम की डायमेंशन आ जाएगी, है ना। या आप बोल सकते हो इस फॉर्मूले को मैनेज करने के लिए लगा रखा आपको टोटली। तो यहाँ से अगर हम डायमेंशन निकालें, डायमेंशन ऑफ अल्फा, ठीक है, तो वो क्या है कि देखिए, तो आप इसको बना लीजिए P अपॉन एप्सिलॉन E, ठीक है। इसका डायमेंशन लिखिए, इसका डायमेंशन लिखिए, इसका डायमेंशन लिखिए, इसका डायमेंशन निकल के आ गया। तो देखिए P का डायमेंशन क्या होता है ना, P का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, कूलॉम मीटर होता है, तो ये लिख दिया हमने कूलॉम मीटर। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन होती है कूलॉम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये होती है एप्सिलॉन नॉट की। और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलॉम। ये देखिए ना आपने, है ना, मैंने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट ये भी होती है वोल्ट पर मीटर, पर वोल्ट पर मीटर हमने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पे बात सब कूलॉम कूलॉम में आ रही ना, इसलिए हमने ये वाली यूनिट कर दी। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट होती है, एक ये यूनिट भी होती है, एक न्यूटन पर कूलॉम भी होती है, तो हमने ये वाली यूनिट यूज़ करी है क्योंकि ऊपर यहाँ पे बात कूलॉम में ही हो रही है। तो पी का डायमेंशन, पी की यूनिट ये हो गई, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट ये हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ये हो गई। अब यहाँ से कूलॉम कैंसिल आउट हो गया, आपका न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ दी, यहाँ पे ना कूलॉम का स्क्वायर आएगा इसमें, है ना, कूलॉम का स्क्वायर आएगा। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट में यहाँ आता है ना कूलॉम का स्क्वायर, तो इस ये से भी एक सी कट गया, ठीक। और बचा क्या, तो अल्फा की जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, देखिए मीटर की पावर -2 यहाँ है और एक पावर यहाँ है ऊपर, तो मीटर की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। यानी अल्फा वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है एक तरीके से, किसकी डायमेंशन को इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम की डायमेंशन को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं, देखिए नेक्स्ट हम लिखते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो देखिए हमारे पास हेडिंग हो गई डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब यहाँ से बात इंपॉर्टेंट आ गई है ना, इसको ध्यान रखना है, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो अब देखिए कौन सा डाई इलेक्ट्रिक हम लेके चले, है ना। तो जब भी आपको बात आती है, अब आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक लेके चलना। क्लियर है ना बात, इसका रीजन मैं भी आपको आगे जाके बता दूंगा। कौन सा लेके चलना आपको, सिर्फ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लेके चलना। अगर अब मैं कहीं से बोल रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज गौर करिए ना, जो आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल होते हो तो पहले से ही पोलराइज होते हैं ना, बस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने से होता क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने से वो ओरिएंटेड हो जाते हैं। नहीं तो अदरवाइज पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल पहले से ही क्या रहते हैं, ऑलरेडी पोलराइज रहते हैं। तो अब जब हमें पोलराइजेशन करना होता है, पोलराइजेशन मतलब सेपरेट करना, है ना। जैसे देखिए अगर एक सिस्टम ये है और इसका पॉजिटिव चार्ज भी यही है और नेगेटिव चार्ज भी यही है, तो हमने बोल दिया अनपोलराइज मॉलिक्यूल है। और अगर हमने कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देके या कुछ भी करके इसके प्लस माइनस को अलग अलग कर दिया है, ऐसे कर दिया, तो हमने बोल देंगे हमने ये मॉलिक्यूल क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है, हमें पोलराइजेशन करने का मतलब होता है सेपरेट करना, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है कि हम जो डाइलेक्ट्रिक लेंगे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक नहीं लेंगे, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल ऑलरेडी पोलराइज होते हैं। बस वो क्या होता है, कह रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने से वो क्या हो जाते हैं, ओरिएंटेड हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लेके चलेंगे। तो देखिए ये मेरे पास सपोज एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक। और यहाँ पे जो है सिग्मा वो इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सिग्मा नेगेटिव माइनस सिग्मा इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनकी प्लेट्स की क्या है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब इसके अंदर हम रख देते हैं एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, पूरा फिट करके रखा हमने यहाँ, इतना गैप नहीं है इनके बीच में, पूरा फिट है ये एक तरीके से। मैंने थोड़ा सा गैप इसलिए बना दिया ताकि आपको विजुअलाइज हो सके चीज़ें, अदरवाइज पूरा है इतना, मतलब जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई, जितना वॉल्यूम कैपेसिटर का है उतने वॉल्यूम में ही डाल रखा हमने डाइलेक्ट्रिक,
यानी पूरा का पूरा कैपेसिटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है इस डाइलेक्ट्रिक में। अच्छा, अब इस डाइलेक्ट्रिक को हम जब क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल देते हैं, तो ये आप ये भी बोल सकते हैं कि आपने डाइलेक्ट्रिक कहाँ डाल दिया है, आपने इस डाइलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो इसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, और इस तरीके से पोलराइज होंगे। देखिए जैसे ये मॉलिक्यूल है ना, ये देखिए ये मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखिए चीज़ का, ये जो मॉलिक्यूल थे, अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल कहते हैं अभी अनपोलराइज थे। ठीक है, इनका देखिए, क्योंकि आपको इन पे ना तो पॉजिटिव दिख रहा है ना नेगेटिव दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अगर यहाँ लाई कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यहीं लाई कर रहा है, इसलिए नेट चार्ज कितना हो गया इन पे, 0, है ना। ये देखिए, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा इनका, अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के, वो सारे के सारे अनपोलराइज थे। पर जैसे ही आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाते हैं, स्ट्रेच होके, है ना, स्ट्रेच हो जाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर फोर्स लगाएगा और उनको स्ट्रेच कर देगा। और इस तरीके से स्ट्रेच करता है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव, देखिए क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया ना। और ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स था वो पोलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ऐसे ये भी हो जाएगा, ऐसे ये भी हो जाएगा, इस तरीके से हो जाते हैं। देखिए ऐसे, ये देखिए अब ये नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पे ऐसे होगा, इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो हुआ क्या कि आपने जैसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के जितने भी मॉलिक्यूल थे वो सारे के सारे क्या हुए, स्ट्रेच होके क्या बन गए, पोलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि क्या हो गया, इस डाइलेक्ट्रिक का क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम ये डेफिनेशन बना सकते हैं, यहाँ से आपकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस ही तो है, पोलराइजेशन करना क्या है, एक प्रोसेस है। और कौन सी प्रोसेस है कि जिसमें क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया, किस पे, अपोजिट फेसेस पे। ठीक, क्योंकि देखो आप देखो जरा, आप जरा गौर करिए, तो बीच में अगर मैं यहाँ पे एक बाउंड्री लगा दूँ, देखिए यहाँ पे एक बाउंड्री हम लगा देते हैं अगर, तो इस बाउंड्री के अंदर आप देखिए जरा, इस बाउंड्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो नेट चार्ज 0 है ना, यानी इस बाउंड्री के अंदर का इफेक्ट हमने खत्म कर दिया, क्योंकि इस बाउंड्री के अंदर नेट चार्ज 0 है। तो अब हम बोलेंगे सिर्फ कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी अपोजिट फेज पे चार्ज आया है। देखिए इस फेज पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है और इस फेज पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अगर हमें बाउंड्री बना के अंदर के चार्ज को कितना कर दें, नेट 0, और हो भी रहा है, देखिए आप अंदर का चार्ज नेट 0 होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इस फेज पे इंड्यूस हुआ और पॉजिटिव चार्ज इस फेज पे इंड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम वर्ड में लिख रहे हैं यहाँ पे कि पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल, अब देखिए जितना चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है उतना ही इस एंड पे इंड्यूस हुआ है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द टू opposite phases of the dielectric। ऑन दी, और ऐसा कब हुआ, जब आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ना, ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब भी अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके अपोजिट एंड पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, है ना। और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोल देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि इस एंड पे देखिए, इस एंड पे ये जो इस फेज पे जो नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि बीच के चार्ज को तो हमने क्या कर दिया, इस बाउंड्री के थ्रू खत्म कर दिया ना, हमने जो बाउंड्री मारी है हाइपोथेटिकल, हमने कह दिया कि बीच में इफेक्ट 0 है। तो इस
फेज पे जो नेगेटिव चार्ज आया है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा पी, ठीक है। और इस फेज पे जो चार्ज आया है ना, क्योंकि इक्वल आया है, जितना चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है उतना ही चार्ज यहाँ पे भी इंड्यूस हुआ है इस फेज पे, तो डाइलेक्ट्रिक के इस फेज पे जो सरफेस चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा पी लिख देता हूँ, जहाँ माइनस प्लस सिग्मा पी, और इस पे क्या लिख देता हूँ माइनस सिग्मा पी। तो ये जो सिग्मा पी है यहाँ पे वो क्या हो गया आपका, उसको आप बोल सकते हैं पोलराइजिंग या इंड्यूस भी बोल सकते हैं आप, है ना, इंड्यूस, पोलराइजिंग या इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान रखिए इस बात का ना, कि ये पोलराइजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोली जाएगी ये चीज़, या फिर इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी बोली जाएगी, ठीक। जबकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी थी प्लेट की, ठीक है, और ये किसकी है, ये पोलराइजिंग या इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है डाइलेक्ट्रिक के फेज की। तो यहाँ पे देखिए हम बोल सकते हैं कि जो इंटीरियर इफेक्ट था ना उसका ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इस बात को कि इंटीरियर चार्जेस, इंटीरियर चार्जेस मतलब इस बाउंड्री के अंदर जो चार्ज आ रहे हैं, कैंसल द इफेक्ट टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड, जैसे हो रहा है देखो, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं ना, कहाँ पे, इंड्यूस्ड ऑन द अपोजिट फेजेस, अपोजिट फेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये देखिए इस डाइलेक्ट्रिक के अपोजिट फेजेस पे क्या हो गए, अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गए, ठीक है। और इंटीरियर चार्ज मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर जो हमने बनाया, बाउंड्री बनाई, उसके अंदर जो इंटीरियर चार्ज है वो कितने हो गए आपके, 0 हो गए। आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, देखिए जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ये था, है ना, यहाँ पे ऐसे दिया था आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हम उसको ई नॉट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितना दिया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और उसको मैं एन कैप लिख देता हूँ चाहे इस डायरेक्शन में, देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही तो दिया था आपने इस डाइलेक्ट्रिक को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनी। अब देखिए, अब ये तो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था इस डाइलेक्ट्रिक को, पर जैसे इस डाइलेक्ट्रिक को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो आपने देखा कि इसके मॉलिक्यूल स्ट्रेच होते हैं और इसके अपोजिट एंड पे अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, है ना। तो अब जरा आप देखो, तो इस डाइलेक्ट्रिक के इस फेज पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस फेज पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, है ना, और बीच में हम वैक्यूम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, बीच में वैक्यूम मान सकते हैं, क्लियर है ना, क्योंकि हमने बीच के जो चार्जेस हैं उनका इफेक्ट खत्म कर दिया है, सिर्फ इस फेज के और इस फेज के जो चार्जेस हैं उन्हीं को कंसीडर हमने किया हो। तो अब हम बोलेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक है अगर आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके अपोजिट फेजेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ, है ना, और बीच में एक तरीके से कोई चार्ज नहीं है, यानी बीच में वैक्यूम है। तो अब देखो डाइलेक्ट्रिक की इस फेज में और इस फेज ने भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की ये फेज पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये फेज क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो अब आप अगर जरा देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इस डायरेक्शन में, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव पे। ये देखिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, यानी क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के इस फेज पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस फेज पे नेगेटिव चार्ज है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। देखिए ये इस चार्ज के इंड्यूस होने से, है ना, डाइलेक्ट्रिक पे ये चार्ज इंड्यूस होने से डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जिसको हम पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप बोलते हैं। तो आप यहाँ से बोलेंगे एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड, हुआ ना, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस एंड इट्स वैल्यू, क्या होगी इसकी वैल्यू, इस, है ना, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हमने ईपी लिख दिया। ईपी मतलब आप इसको पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं।
इस कितना हो जाएगा आपको पता है, ये हो जाएगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम वही तो बन गया एक तरीके से, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही तो बन गया। देखिए ये डाइलेक्ट्रिक भी है ना, इसकी एक प्लेट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है जब एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, सिग्मा, जहाँ पे सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया हमने, क्योंकि हम बीच में यहाँ क्या मान के चल रहे हैं, वैक्यूम मान के चल रहे हैं, क्योंकि इन चार्जेस का इफेक्ट तो हमने खत्म कर दिया है। तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, है ना। और ये किसकी वजह से बना, क्योंकि इसके अपोजिट फेसेस पे जो ये चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से हुआ। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए इसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की या पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसकी डायरेक्शन ये होगी अपोजिट। तो इसको मैंने माइनस एन कैप लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसको हमने एन कैप लिखा, उसकी डायरेक्शन इधर थी, तो इसकी डायरेक्शन इधर होने की वजह से हमने इसको माइनस एन कैप लिख दिया। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गए, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये था आपका, है ना, और एक इस पे जो इंड्यूस्ड हो गए चार्जेस उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम बोलते हैं। तो हम बोलेंगे इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो कितना बना, है ना, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो आप बोलेंगे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, जिसको हम सिंपली ई भी लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, ई नेट लिख दो या ई लिख दो, कुछ बुक वाले ई लिख देते हैं, कुछ ई नेट लिखते हैं, तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। वो कितना बनेगा, वो बनेगा ई एक्सटर्नल प्लस ई पोलराइजिंग, है ना, यही तो बनेगा नेट। क्योंकि एक्सटर्नल, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, और एक इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से भी यहाँ डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जिसको आपने पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, तो नेट बन गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बना वो आपका बन गया ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन क्या है, प्लस ई पी की वैल्यू क्या थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस एन क्या, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बना वो बन गया आपका, सॉरी ये सिग्मा पी था ना, तो वो बन गया आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, और यहाँ से बना आपका सिग्मा माइनस सिग्मा पी एन क्या, ये देखिए। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बना नेट डाइलेक्ट्रिक के अंदर, है ना। इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये इतना बनेगा आपका, क्लियर है ना बात। तो आप देख रहे हैं कि इस चीज को आप क्या बोल सकते हैं, देखिए इस चीज को आप या तो बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, या आप इसका नाम एक और दे सकते हैं, देखिए कि पहले इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिया था, इतना ही तो दिया था आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और जब आपने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल इंड्यूस हुए, और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना वो इतना बन गया, है ना, ये बन गया ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था ये, वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया इतने अमाउंट से, हुआ या नहीं हुआ, ये देखो पहले इतना इलेक्ट्रिक फील्ड था डाइलेक्ट्रिक के अंदर, और अपोजिट चार्ज उसके अपोजिट फेज पे इंड्यूस होने की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रिएट हुआ। तो पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा इसकी वजह से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इसको आप ये भी बोलेंगे, है ना, इसको आप रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको आप रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। इस बात को आप क्लियरली समझ रहे हैं, क्योंकि पहले डाइलेक्ट्रिक अगर इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप नहीं होते डाइपोल के अपोजिट फेजेस पे, तो डाइपोल के अंदर ये फील्ड होता, है ना, और क्योंकि अपोजिट चार्ज पे अपोजिट फेजेस पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गए, तो उसकी वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। तो जो ये बना, आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अच्छा, अब एक चीज आपने देखी है ना, आपने रिलेशन जानते हो, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो वहां से आपने एक रिलेशन देखा था V इक्वल्स टू ई डी, है ना, ये कहाँ से लिया मैंने रिलेशन, ये यहाँ से लिया मैंने, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये देखा था ना आपने। तो मैं बार बार कहता हूँ यहाँ पे तो माइनस डायरेक्शन बताता था, तो माइनस का कुछ नहीं करना हमने ना, यहाँ से भी डी हटा दिया, यहाँ से भी डी हटा दिया, तो आपको पता ही क्या बन जाएगा, ई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, जहाँ पे वी क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस, ई क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी होता था डिस्टेंस बिटवीन
टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो यहाँ पे क्या है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आर का रोल कौन प्ले करता है, डी करता है ना, स्मॉल डी। स्मॉल डी यहाँ पे सेपरेशन होता है इन दोनों प्लेट्स के बीच का। तो ये हो गया। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाता था, वी अपॉन डी। ये रिलेशन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ना, तो ये रिलेशन आपको पता है कि वी इक्वल्स टू क्या होता है, ई इंटू डी, जहाँ पे वी क्या है, इन प्लेट्स के बीच में, इन प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ई क्या है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी क्या है इनके बीच के डिस्टेंस। तो ये रिलेशन आपको पता है। अब यहाँ पे क्योंकि आप बोल रहे, देखिए ई डिक्रीज हो गया है ना, क्योंकि डी तो फिक्स है, इन दो प्लेट्स के बीच का डी तो फिक्स है, पर क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। क्यों, क्योंकि आपने वहां डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। तो डाइलेक्ट्रिक के इंजर्सन है ना, डाई इलेक्ट्रिक, ये देखिए डाइलेक्ट्रिक के इंजर्ट करने से क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या हुआ है ना, जैसे आपने इन प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देखिए देखिए हुआ ना डिक्रीज। अच्छा, और क्योंकि इन दो प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस तो क्या है, फिक्स है, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर दिया तो ओबियसली इन दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा ना। ये देखिए अब क्योंकि आपको ये पता है, देखिए सी इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज ऑन चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम बोलें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, सी इक्वल्स टू, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू अपॉन बी, है ना। अब देखिए क्या हुआ, जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो ये क्या होता था, ये होता था चार्ज ऑन ईच प्लेट, है ना, और वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और सी कैपेसिटेंस है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो अगर आप देखो तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या इस प्लेट का चार्ज इफेक्टेड हुआ है, नहीं। क्या इस प्लेट का चार्ज इफेक्टेड हुआ है, नहीं, वो तो कांस्टेंट है ना। पर डाइलेक्ट्रिक डालने से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो गया, डिक्रीज। तो हम बोलेंगे क्योंकि v क्या हो गया, डिक्रीज, और q कैसा बना हुआ है, प्लेट्स पे q तो कांस्टेंट बना हुआ है ना, प्लेट्स का चार्ज थोड़ी ना चेंज हुआ है। ये देखिए इन प्लेट्स पे जो चार्ज है वो तो उतना ही है। तो क्योंकि प्लेट्स का चार्ज चेंज नहीं हुआ है, बट प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। और क्यों डिक्रीज हुआ है, ये रीजन मैंने ऊपर आपको बताया। तो देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो c है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। c क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और यही बात मैं आपको शुरू में बता रहा था कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को क्यों इंसर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और क्यों इंक्रीज हुआ, उसके पीछे रीजन ये रहा कि जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। और कितनी डिक्रीज होगी, इतनी डिक्रीज होगी, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने से दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि दोनों प्लेट्स के पे जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट है, पर जो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो गया है डाइलेक्ट्रिक के इंजर्सन से। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो कैपेसिटेंस होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है और इसको आपने डिक्रीज कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही रीजन होता है जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि मैं रीजन इसका बाद में बताऊंगा, है ना, कि क्यों डाइलेक्ट्रिक डालने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वो रीजन यही है आपका। इसी रीजन के पीछे, इसी रीजन से हम बता सकते हैं कि क्यों डाइलेक्ट्रिक डालने से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब हम डिफाइन करते हैं एक नया टर्म जिसका नाम है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। और इसी चीज को देखो, अगर मैंने आपको जब कूलॉम लॉ पढ़ाया था तो कूलॉम लॉ में मैंने इसको रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से पढ़ाया था, ठीक है। इसको के लिखते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ठीक है। तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि उस टाइम जब मैं आपको कूलॉम लॉ पढ़ा रहा था तो मैंने तब ये टॉपिक आपको रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से पढ़ाया था। अब ये टॉपिक यहाँ पे किस नाम से आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम से आ रहा है ना। तो दोनों एक ही चीजें हैं, पर डिफाइन करने का वे अलग अलग है ना, डिफरेंट वे से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने इसको अलग तरीके से डिफाइन किया था। वहाँ पे जब हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में बोलते थे तो हम बोलते थे रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे डिफाइन करते थे हम, ठीक है। या हम बोलते थे कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है हम उसको ऐसे भी डिफाइन करते थे कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द
फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्रेजेंट इन अ मीडियम, ऐसे भी डिफाइन करते थे हम, अलग अलग तरीके हैं ना। पर यहाँ पे हम थोड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं उसको थोड़ा दूसरे ढंग से डिफाइन करेंगे। और किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे हम बोलेंगे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका वो रेशियो होता है किसका, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ई नॉट लिखते हैं, ठीक है, जैसा आपने देखा था यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखते हो आप, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, इसको हम ई लिख देते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसको रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। तो जो के है यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होता है, रेशियो होता है किसका, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, जिसको हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, कि ये रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है ना इतनी बात? अच्छा, अब देखिए तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं ई नॉट अपॉन, इसको क्या लिखते हैं हम, ई नॉट माइनस ई पी, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, ई नॉट माइनस ई पी लिख सकते हैं ना आप ऐसे, ये बन गया आपका। अच्छा, के को और किस किस नाम से जानते हैं देखिए, तो के इज ऑल्सो नोन एज, एक नाम तो आप इसका जानते हैं वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका नाम है ना कि के इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, बट मैं के का दूसरा एक नाम और लिख रहा हूँ कि के इज नोन एज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। क्या नाम होता है इसका एक और, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ये नाम भी होता है आपका के का एक और, ठीक है। तो अब देखिए देयरफॉर, अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो आपको एक बात क्लियर है कि ये चीज बड़ी होगी और ये चीज छोटी होगी, है ना, ये चीज बड़ी होगी और ये क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हैं कि के इज ग्रेटर देन 1, सिंस क्या है, ई नॉट इज ग्रेटर देन किससे, ई नॉट माइनस ई पी से, है ना, ये चीज छोटी होगी ओबियसली है और ये चीज बड़ी होगी, तो जब बड़ी चीज को छोटी चीज से डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन 1 ही आंसर आएगा आपका, या ज्यादा ज्यादा ये दोनों चीज इक्वल हो सकती हैं, ठीक है, ज्यादा क्या हो सकती हैं, दोनों चीजें इक्वल हो सकती है आपकी। तो इसलिए ध्यान रखना कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए के की वैल्यू हमेशा क्या आती है, ग्रेटर देन 1 आती है ना, किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए। और कोई रीजन पूछे तो ये रीजन आप दे दीजिए क्योंकि ऐसा होता है, तो इसलिए के की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। जैसे 4 देखिए, के इज इक्वल्स टू 1 होता है किसके लिए, फॉर वैक्यूम के लिए या एयर के लिए, आप मतलब वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए आप बोल सकते हैं कि के की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वैक्यूम में ये चीज़ तो होगी नहीं ना, ये चीज़ 0 होगी वैक्यूम में, तो इससे कट जाएगा और के की वैल्यू 1 आ जाती है। अच्छा, एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, तो के की वैल्यू 1.0006 होती है फॉर एयर के लिए। तो ये वैल्यू आपको कुछ याद रखनी होती है, इंपॉर्टेंट है। के की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, किसके लिए, फॉर माइका के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि माइका के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। और वहीं अगर हम बात करें कंडक्टर के लिए, है ना, कंडक्टर या मेटल के लिए, मेटल और कंडक्टर एक ही चीज़ होती है, कि मेटल या कंडक्टर के लिए के की वैल्यू कितनी होगी, आप आंसर दीजिए मेरे को। तो देखिए आप कंडक्टर में क्या होता है ना, कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं आप कंडक्टर को, उतना ही उसके अंदर पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है, ठीक है ना। कंडक्टर को आप जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं उतना ही उसके अंदर क्या बनता है, पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर का जो के होगा वो कितना होगा, ई नॉट अपॉन, ये तो देखिए बराबर बन जाएंगे कंडक्टर के अंदर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और समथिंग अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, किसके लिए, फॉर कंडक्टर के लिए, ठीक है, या मेटल के लिए आप ये भी बोल सकते हैं, मेटल्स के लिए, जो मेटल ही कंडक्टर होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कंडक्टर के लिए कितनी होती है, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट होती है। और कोई आपसे रीज़न पूछे तो आप रीज़न ये दे दीजिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्विवेलेंट बनता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट बन जाता है। तो इस फॉर्मूले से अगर आप लगा के देखेंगे, जो हमने के डिफाइन किया है उस फॉर्मूले में अगर आप लगा के देखेंगे चीज़, तो के की वैल्यू आपको इनफाइनाइट नजर आएगी। अच्छा, इसी रिलेशन को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं कि जो हमारे पास ये था देखिए, है ना,
ये जो हमने निकाल के आया था कि ई इक्वल्स टू क्या बना था हमारे पास, ई नॉट माइनस ई पी। तो यहाँ पे आप देखते हैं, हम जरा देखो कि हमारे पास ई नॉट क्या होता है, ई नॉट की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ई पी की वैल्यू क्या होती है, ई पी की वैल्यू होती है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है हमारे पास ई नॉट अपॉन ई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट अपॉन के, ठीक। तो यहाँ से हम रख सकते हैं, देखो ई के सामने हम क्या रख सकते हैं, ई नॉट अपॉन के इज इक्वल्स टू ई नॉट के सामने हम क्या रख देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ई पी के सामने क्या रख दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इसको भी थोड़ा सा हम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ही बना देते हैं, क्योंकि जब इधर चार्ज डेंसिटी है तो इधर भी चार्ज डेंसिटी बन जाएगा। तो देखिए ई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये की हो गया आपका इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और पी पी सिग्मा सिग्मा वाले एक साइड ले जाता हूँ मैं, तो ये सिग्मा पी इधर आ गया, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के, है ना। तो सिग्मा पी इक्वल्स हो जाएगा, सिग्मा कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन के। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि सिग्मा पी इक्वल्स हो गया सिग्मा के माइनस 1 अपॉन के। क्लियर है बात। अच्छा, तो ये एक रिलेशन नजर आया आपको, ठीक है ना। छोटे छोटे रिलेशन बन रहे हैं, कोई इतने हेडेक वाली बातें नहीं है ना, छोटे छोटे रिलेशन आपके पास है। अच्छा, अब के की वैल्यू तो देखो ग्रेटर देन 1 ही होगी, आपको पता है ना। जैसे सपोज मैं ले लेता हूँ, सपोज मैंने मान लिया कि कोई एक डाइलेक्ट्रिक ऐसा है जिसके लिए के की वैल्यू 2 है। के की वैल्यू 1 से छोटी तो कभी हो ही नहीं सकती है ना। तो मैंने कोई सपोज ले लिया कि के की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो देखो तब सिग्मा पी कितना बन जाएगा, सिग्मा पी बन जाएगा सिग्मा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। यानी सिग्मा पी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, सिग्मा पी से। इस बात को हम नजर मार के चलिए, ठीक है। कि जब डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो डाइलेक्ट्रिक की जो फेजेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है ना, जिसको हम पोलराइजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, वो हमेशा लेसर देन होती है किससे, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स से। इस बात को आप ध्यान रखना है चीज को हमेशा। देखिए ऐसे और छोटे छोटे टर्म्स हम और डिफाइन करने जा रहे हैं, तो अब हम हेडिंग लिखेंगे, एक छोटा सा टर्म हम और डिफाइन करे जाएंगे, पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। इस टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे। तो इसको आप और ये भी बोल सकते हैं, देखिए पोलराइजेशन वेक्टर बोल दीजिए या पोलराइजेशन डेंसिटी बोल दीजिए, एक ही बात है, पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, एक ही बात होती है। तो देखिए ये क्या चीज़ होती है ना, पहले हम इस बात को देख लेते हैं। देखो जब आप एक डाइलेक्ट्रिक को, और बेसिकली हमारे पास कौन सा डाइलेक्ट्रिक लेके चलते हैं हम, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लेके चलेंगे आप। तो जब आप एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल देते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि आपने एक डाइलेक्ट्रिक को कहाँ डाल दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, है ना। तो उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं, है ना। क्या बोला मैंने कि whenever a dielectric slab, non-polar dielectric slab is placed in a uniform electric field, then it create induced dipole moments, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, तो अब हम बोलते हैं कि कितने इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इसके अंदर डेवलप हुए पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। कि जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर कितने इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप हुए हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, उसी को आप क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर या पोलराइजेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि इट इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। कि कितने क्या हुए हैं, डाइपोल मोमेंट क्या हुए हैं, इंड्यूस हुए हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, तभी तो डेंसिटी वर्ड यूज हुआ है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कितने डाइपोल मोमेंट क्या हुए हैं, इंड्यूस हुए हैं पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, उसी को आप पोलराइजेशन वेक्टर या पोलराइजेशन डेंसिटी कॉल कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला बनाएं, कैपिटल पी हमने लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि स्मॉल पी से तो हम क्या दिखाते हैं, डाइपोल मोमेंट को दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को।
तो कैपिटल पी से हम दिखा रहे हैं यहाँ पोलराइजेशन वेक्टर को। तो यहाँ से पोलराइजेशन वेक्टर की जो डेफिनेशन बनेगी या फॉर्मूला जो बनेगा, डेफिनेशन तो ये बन गई, फॉर्मूला क्या बनेगा इससे, फॉर्मूला बनेगा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, है ना, ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये कि कितने इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप हुए हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, उसी को आप क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर या पोलराइजेशन डेंसिटी। तो देखिए क्या हुआ है ना, क्या चीज़ हुई है आपके पास, तो P इक्वल्स टू बना, देखिए क्या, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो हम मान के चलते हैं कि इस सरफेस पे जो चार्ज है डाइपोल का ना, वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी इस फेज की कितनी है, इस फेज की सिग्मा पी लिया हमने, तो चार्ज हम मान के चलते हैं क्यू पी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस फेज पे डाइपोल के, सॉरी डाइलेक्ट्रिक के इस फेज पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर वो ये है, तो हम चार्ज मान के चलते हैं माइनस क्यू पी। ठीक है, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक की ये फेज है उस पे चार्ज कितना है, क्यू पी, और इस फेज पे हम कितना मान के चलते हैं, इस फेज पे माइनस क्यू पी मान के चलते हैं। ठीक, तो जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज, है ना, चार्ज। तो यहाँ पे हम चार्ज लिख देते हैं ये, और पी लिख दिया मैंने क्योंकि ये क्या है, पोलराइजिंग चार्ज है ना, ये इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये क्यू पी हमने लिख दिया इनटू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमने इसको बिल्कुल उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा आपका डाइलेक्ट्रिक जितना इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम है ना, पूरा रखा हुआ है। वो हमने दिखाते समय पूरा नहीं दिखाया था, पर मैं आपको पहले ही बता चुका था कि पूरा डालना है ऐसे करके डाइलेक्ट्रिक। तो इसलिए इन दोनों प्लेट्स, इन दोनों डाइलेक्ट्रिक का जो ये है ना, दो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, ये चार्ज यहाँ पे जो चार्ज आया और यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, उनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, उनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, डी होगी। तो ये हो गया, तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इतना हो गया। ठीक है, होता ही है, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन ये होती है आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, कितना कितना चार्ज आ रहा है, क्यू पी चार्ज आ रहा है ना अपोजिट फेजेस पे, और इनटू दोनों फेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम कितना है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का वॉल्यूम उतना ही है जितना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना है, ए इंटू डी, है ना। ये एरिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। तो ये वॉल्यूम बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है जितना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो यहाँ से डी कैंसिल आउट हो गया, तो इस पी को आप बोल सकते हैं कि क्यू पी अपॉन क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, और क्यू पी अपॉन ए क्या बन गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा पी बन गया आपका। ठीक है, तो सिग्मा पी क्या था, सिग्मा पी मैंने आपको पहले भी बोला था, ये पोलराइजिंग या इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि पी इक्वल्स टू आपका क्या बनता है, सिग्मा पी बनता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इसको हम थोड़ा सा एन कैप से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ऐसे करके। ठीक है, इस टाइप से। अब ये इसको लिखने का प्रॉपर वे हो जाएगा आपका। तो यानी जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, पोलराइजिंग या इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्विवेलेंट होता है, ये ना, पोलराइजिंग या इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गया आपका। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर एंड इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये भी आप इसे कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम एक नया टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सेम ऐसी जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप पढ़ेंगे, उसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो ये हो गया। अब हम एक नया टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए चाई से, है ना, ऐसे, ये देखिए ऐसे लिखते हैं, ये देख रहे हैं आप, इसको चाई पढ़ते हैं, ये देखिए, ये ग्रीक वर्ड है तो चाई पढ़ना है इसका मीनिंग। तो अब हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं कि क्या है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी।
देखिए, अब इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को समझने के लिए मैं दो रिलेशन का यूज़ करता हूँ, है ना। आपके सामने एक रिलेशन तो ये था, देखिए, E इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाला था ना आपने, है ना, जहाँ पे ये रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ये पोलराइजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी प्लेट की। तो एक रिलेशन ये था आपके पास, और दूसरा रिलेशन अभी अभी हमने ड्राइव किया है यहाँ पे, है ना, कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, पोलराइजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्विवेलेंट होता है। तो इन दोनों रिलेशन की हेल्प के बेस पे हम इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को समझते हैं। देखिए क्या है ना, आपके पास ये था एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, और इसको आपने अगर चार्ज कम दिया है, ये देखिए कम चार्ज मैंने दिया है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, है ना, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कम होगी, और अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता है इसकी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो गई तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। अब अगर हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, ठीक है, तो इस डाइलेक्ट्रिक की अपोजिट फेज पे कम चार्ज इंड्यूस होगा, ये इस तरीके से कम चार्ज इंड्यूस होगा। अगर इसकी अपोजिट फेजेस पे कम चार्ज इंड्यूस होगा तो इसकी जो पोलराइजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, है ना, वो भी कम आएगी। ये देखिए, ये जो हम इनको बोलते थे पोलराइजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो भी कम होगी इनकी। अच्छा, अब अगर क्या किया हमने, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, है ना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, देखिए, तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ा दी प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ाने से यहाँ क्या बढ़ेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम देते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, उसकी वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होगा कि ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा इस डाइलेक्ट्रिक के फेजेस पे, ये देखिए ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा डाइलेक्ट्रिक के फेज अपोजिट फेजेस पे। अच्छा, अब ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होने से क्या होगा कि ज़्यादा सरफेस पोलराइजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी इन फेजेस पे, ठीक है, और ज़्यादा पोलराइजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी आने से क्या होगा, पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ना बात। बट अगर आप इस रिलेशन से देखेंगे तो पोलराइजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ने से रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है ना। कैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहा है ये और ज़्यादा डिक्रीज होते जा रहा है, यानी इसकी वैल्यू और ज़्यादा रिड्यूस होते जा रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू इंक्रीज होगी कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा रिड्यूस होगी, है ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी उतना ज़्यादा ये बढ़ता रहेगा, और जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये भी बढ़ता रहेगा। समझ में आ रही ना बात। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इट इज़ फाउंड दैट द पोलराइजेशन डेंसिटी, या पोलराइजेशन वेक्टर भी आप बोल सकते हो ना, पोलराइजेशन डेंसिटी इज proportional to the reduced value of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये देखिए, क्योंकि इस रिलेशन से आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं ना कि जितने ज़्यादा रिड्यूस होगी इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी ज़्यादा रिड्यूस होगी, ये क्या होता था, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होता था। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती रहेगी, रिड्यूस होती रहेगी, उतना ये ज़्यादा होता रहेगा, और जितना ये ज़्यादा होगा उतना ये बढ़ता रहेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये हमने बोला यहाँ से रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ये लिखते हैं, देखिए ई लिखते हैं ना, जबकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई नॉट लिखते हैं, ध्यान रखना इस बात का। और पोलराइजेशन डेंसिटी को हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल पी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट इज द पोलराइजेशन वेक्टर या पोलराइजेशन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ से हटाएंगे तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा, और इस कांस्टेंट का नाम हमने जाई दिया, ये ठीक है, जाई, और ये ई हो गया। अब जाई क्या होता है ना, जाई एक कांस्टेंट है ना, इसको पहले हम नाम दे देते हैं जाई का, तो इसी का नाम है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या तो देखो आप इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हो क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आपने लगाया है, बट इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो एक जनरल नाम हो गया ना। स्पेसिफिक नाम आप इसका क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक नाम होगा इसका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, है ना। और ये एक नंबर आता है सिंपली, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। अभी बता रहा हूँ मैं कैसे, अभी नहीं, अगर आप इस रिलेशन से देखेंगे तो ये यूनिट वाली क्वांटिटी आएगी, है ना, इसमें ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं आएगी। अभी तो इस क्वांटिटी के पास यूनिट होगी, ध्यान रखना।
बट मैं कह रहा हूँ जो ये जाई होता है, जाई मतलब इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होती है, एक सिंपल एक नंबर होता है ना। ये सिर्फ ये बताता है कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना ज़्यादा इंड्यूस हुआ है, यानी कितने ज़्यादा उसके अंदर इंड्यूस हुए हैं डाइपोल मोमेंट, वो बताता है ये। ठीक है, मतलब किसी डाइलेक्ट्रिक की इस इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या होंगे, डेवलप होंगे, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक डाइलेक्ट्रिक के लिए जाई की वैल्यू आई सपोज 4, यूनिट नहीं होती है इसकी कह रहा हूँ मैं, अभी बता दूंगा आपको कैसे। फिलहाल अभी ये देखना आपको कि सपोज एक डाइलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है 4 और दूसरा डाइलेक्ट्रिक है उसके लिए इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है सपोज 10, तो हम बोल सकते हैं ये जो डाइलेक्ट्रिक है सेकेंड वाला डाइलेक्ट्रिक, इसमें ज़्यादा डाइपोल मोमेंट क्या हुए हैं, इंड्यूस्ड हुए हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले के। पर ध्यान रखना इन दोनों को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे। तो अगर आपने ये दोनों डाइलेक्ट्रिक जिनकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ये और ये थी, इनको अगर आपने एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस वाले डाइलेक्ट्रिक में ज़्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे एज कंपेयर टू दिस वन। तो यही बताता बस इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, है ना, एक सिंपल नंबर होता है, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो इसको यूनिटलेस करने के लिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रही ना बात, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करने के पीछे सिर्फ रीज़न यही है कि इसको यूनिटलेस करना। ठीक, बाकी कोई मीनिंग नहीं रह जाता यहाँ पे। तो एप्सिलॉन नॉट अगर कोई पूछे कि यहाँ क्यों लगा देते हैं आप, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इसको डायमेंशनलेस करने के लिए होता है आपका एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो जाई है ये क्या है, इट इज़ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, और इसको डायमेंशनलेस किसने बनाया, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके बनाया। अब अगर आप देख लेंगे इसकी यूनिट और इसकी यूनिट अगर आप मैच कर लेंगे तो देखना क्या आएगी, अगर आप इसकी यूनिट रखेंगे इसकी यूनिट रखेंगे तो इसकी और इसकी यूनिट मिलकर इसकी यूनिट को कैंसिल कर देगा और ये डायमेंशनलेस बन जाएगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है ना, काफ़ी काम आने वाला है ये रिलेशन आपका। इसको आप बोलेंगे रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अब हम देखेंगे, देखिए अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। ये रिलेशन काफ़ी फेमस है, इससे रिलेटेड या तो ये ड्राइव करने को आता है पेपर में, या बोर्ड के पेपर में इससे रिलेटेड आपके क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखना इस रिलेशन को ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आपको इनका पूरा नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इन दोनों के बीच में अभी हमको रिलेशन चाहिए। तो देखिए क्या रिलेशन निकल के आता है, तो देखिए फाइंड करते हैं हम इनके बीच में रिलेशन, है ना। तो रिलेशन क्या देखिए, आप यहाँ से लेके चलेंगे, सिंस आपको पता है जब आप एक डाइलेक्ट्रिक को, आपने देखा ना कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक को आप कहाँ रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेट, वो कितना हो जाता है आपका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के बराबर तो हो जाता है ना। जिसको आप इसको क्या बोलते थे आप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक या रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक। तो इसी रिलेशन को हम आगे बढ़ाते देखिए यहाँ से, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, देखिए ई पी की वैल्यू क्या आपके पास, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आपने देखा था। तो ई इक्वल्स टू क्या बना आपके पास, ई नॉट माइनस, अब सिग्मा पी देखिए, तो सिग्मा पी को आप पी लिख देते हैं, ये रिलेशन तो आपको पता था ना सॉरी, ये रिलेशन आपने देखा था कि सिग्मा पी इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, पी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बात मैंने देखो आपको प्रूफ करके भी बताई थी यहाँ पे, है ना, कि पी इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा पी। तो ये बन गया आपका। अच्छा, अब ई इक्वल्स टू क्या बना आपका, ए नॉट माइनस, अब सिग्मा पी देखिए, ये सॉरी पी, तो पी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये देखो यहाँ पे भी हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था अभी आपके पास। ठीक है, कि पी की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, पी की वैल्यू होती है आपके पास एप्सिलॉन नॉट जाई इनटू ई। ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए ना, हम क्यों इस रिलेशन का यूज़ कर रहे हैं आपको पता है, यही तो रिलेशन हमें पता करना है इनके बीच और इसके बीच का, तो इसलिए हम लेके चल रहे हैं इसको। ठीक है, और इस रिलेशन से हमने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि आपको पता है के यहीं पे लिंक रहता है ना, के इक्वल्स टू ये होता है, देखो क्या, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो कहीं ना कहीं आपको ये देखो ये टर्म्स किसके साथ दिखते हैं, के साथ दिखते हैं, तो इसलिए हमने इस रिलेशन से स्टार्ट किया। ठीक है, अगर कहीं आपको समझ में आनी चाहिए कि बात हमने इसी रिलेशन से क्यों स्टार्ट किया, तो हमें इनके और इसके बीच में रिलेशन चाहिए था। तो कोई ना कोई फॉर्मूला हम ऐसा देखेंगे ना जिसमें ये और या तो ये हो या ये इंक्लूड हो। तो देखिए इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं हम, है ना, यही फंडामेंटल फॉर्मूला है। देखो ये इसमें देखो ये नज़र आ रहे हैं ना आपको, ई नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पी को ये क्यों पुट करा, क्योंकि हमें जाई चाहिए ना यहाँ पे, यही तो थी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो पी के सामने हम ये पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट जाई इंटू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपका ई इक्वल्स टू बना ई नॉट माइनस जाई ई। अब देखो ई वालों को मैं एक साइड कर लेता हूँ, तो ई नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई प्लस जाई, है ना। तो अब यहाँ से ई नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, ई कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस जाई बन जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से ई नॉट अपॉन ई कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू, तो 1 प्लस जाई बन गया आपका। ठीक है, अब ई नॉट अपॉन ई क्या होता है आपको पता है, ई नॉट अपॉन ई क्या होता है, भी बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, के होता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको हम के लिख सकते हैं, तो के इक्वल्स टू 1 प्लस जाई, ये रिलेशन बन गया आपके पास। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 प्लस जाई की इक्विवेलेंट होता है। तो अगर किसी डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है, तो इस रिलेशन से आप उस डाइलेक्ट्रिक की क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं आपका, वो है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स हैं, कोई इतना बड़ा नहीं है। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इसको समझेंगे आप। देखिए अब इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है। देखिए क्या है हमारे पास, सपोज मेरे पास एक क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इस पे चार्ज था। ठीक है, अब आपको पता है देखो कि एक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ पे सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इन प्लेट्स की। अब इसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मैंने डाल दिया, तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलराइज हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं। जब भी उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, इस तरीके से पोलराइज हो जाते हैं। ये पता आपको बताया था मैंने, है ना, इस तरीके से पोलराइज हो जाते हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, अब सपोज मैंने क्या किया कि इस प्लेट के चार्ज को इंक्रीज कर दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के चार्ज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो जब इसके प्लेट की क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट का चार्ज इंक्रीज होगा, तो ओबियसली ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने से इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो ये मैंने ये वाला ले लिया, देखिए। तो अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा था या इसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसकी प्लेट पे ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा चार्ज होने से इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ी है और सरफेस चार्ज डेंसिटी से इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब यहां मैंने यही वाला डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो आपको पता है कि आप ये जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पहले नॉन पोलर होते हैं, है ना। पर जब आप इन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ये स्ट्रेच होते हैं, ऐसे खींचते हैं। देखिए पहले ये ऐसे था, फिर उसके बाद ये स्ट्रेच होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं ना, इनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है यहीं पे, तो ये ऐसे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल दिखने में। पर जब आप इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे यहाँ पे आपने रखा, तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं, ऐसे करके ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं। आप इनको और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो ये और ज्यादा स्ट्रेच होंगे, और ज्यादा दोगे तो ये टूट जाएंगे, ऐसे करके हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, यानी आयनाइज हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे देते हो, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को दे देते हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत देते हो तो वो पोलर बन जाते हैं, पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा दे देते हो तो वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने ये किया कि और देते रहा और देते रहा और देते रहा, है ना, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देते रहा और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देते रहा, और एक टाइम ऐसा आया कि इनके नेगेटिव चार्ज अलग होकर यहाँ चलने लग गए, आप देखिए, और पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो गए, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे आने लग गए। ठीक है, इस प्लेट की तरफ को आने लग गए ऐसे करके, जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया, सेपरेट हो गया इनसे पॉजिटिव चार्ज। तो अब हम बोलते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है अब वो डाइलेक्ट्रिक नहीं रही, है ना, अब वो इंसुलेटर नहीं रही, अब वो क्या बन गई,
कंडक्टर बन गई, क्योंकि अब तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए हैं ना। तो इस बात को ध्यान रखना है ना कि आप एक लिमिट तक ही किसी डाइलेक्ट्रिक को डाइलेक्ट्रिक रख पाते हैं। एक लिमिट के बाद वो डाइलेक्ट्रिक क्या में कन्वर्ट हो जाता है, कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते रहोगे, है ना, एक डाइलेक्ट्रिक को जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वैसे उसको जैसे जैसे आप इंक्रीज करते रहोगे तो उसके मॉलिक्यूल, डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल और ज़्यादा स्ट्रेच होते रहेंगे, और ज़्यादा स्ट्रेच होते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो आयनाइज हो जाते हैं और वो डाइलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक ना रह के क्या बन जाता है, कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि सपोज ये मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक था, और इस डाइलेक्ट्रिक को जब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, 100 न्यूटन पर कूलम दिया था, तो इसके मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं हुए थे। मैंने 101 दिया, 101 न्यूटन पर कूलम, तो इसके मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं हुए, यानी कंडक्टर नहीं बना। 103 दिया, नहीं हुआ। 104 दिया, नहीं हुआ। पर जैसी मैं इस डाइलेक्ट्रिक को 110 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूं, ठीक, तो अब ये डाइलेक्ट्रिक ना रह के क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पे डाइलेक्ट्रिक का क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है ना। नहीं सॉरी, इस वैल्यू पे डाइलेक्ट्रिक का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया आपका, है ना। तो ये वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पे इस डाइलेक्ट्रिक का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि कहां पे तक नहीं हुआ फिर, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100 न्यूटन पर कूलम होगी इस डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो इसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा। पर जैसी इस डाइलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 110 न्यूटन पर कूलम होगी तो इसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं यहां से कि ये डाइलेक्ट्रिक मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट कर सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इसे देंगे तो फिर ये डाइलेक्ट्रिक ना रह के क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, और इसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है, उसी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। समझ में आ रही ना बात, क्या बोला मैंने, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है उसी को उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे इस डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 109 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इतना ही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या कर सकता था, टॉलरेट कर सकता था। उसके बाद इसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। तो यहां से हम एक डेफिनेशन यहां से हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड that can be applied to the dielectric without its electric breakdown is known as dielectric strength, ठीक है, ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। यानी किसी भी डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो अगर हम उस डाइलेक्ट्रिक को सप्लाइड करते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होता है ना। उसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, उस डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी एक बार, है ना। तो चलो, अगर जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे कि एयर के लिए कितनी होती है ना, कि एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो फॉर एयर, जो एयर होती है उसके लिए ई ब्रेकडाउन क्या होता है ना, यानी हम एयर को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दें कि उसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए। तो एयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ब्रेकडाउन होने के लिए होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, या न्यूटन पर कूलम भी आप बोल सकते हैं। अगर आप एयर को इतना इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो उसका इलेक्ट्रिक, इससे ज़्यादा मतलब, है ना, इतने पे नहीं, इससे ज़्यादा अगर आप उसे देंगे तो उसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्लियर है ना बात, यानी एयर मैक्सिमम इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकती है,
यानी जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रहेगा एयर के लिए तब तक वो डाइलेक्ट्रिक बना रहेगा, और जैसे ही इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप एयर को दोगे तो वो उसका इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन होकर वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही मैक्सिमम वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, ठीक है, एयर के लिए। तो देखिए अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए ई ब्रेक डाउन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप उसके लिए वी ब्रेक डाउन भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए है ना, ई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन डी होता है ना यहाँ पे। तो ये अगर ई ब्रेक डाउन है तो यहाँ से आप वी ब्रेक डाउन भी निकाल सकते हैं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगी, ब्रेक डाउन वोल्टेज होगी ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। समझ में आ रही ना बात, ये हो गया आपके पास। तो इस फॉर्मूले से आप ब्रेक डाउन वोल्टेज भी निकाल सकते हैं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगी, है ना। अगर जैसे सपोज करो एयर के लिए आपको क्या पता है, ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आप वहाँ से ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, इस रिलेशन से। अच्छा, एक लास्ट टर्म हम और डिफाइन करने जा रहे हैं। ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है पर ये एनसीईआरटी के में पैराग्राफ बना के दिया हुआ है, एक है ना, स्पेशल अलग से नोट बना के दे रखा है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अदरवाइज ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता आपसे, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, एक ब्लॉक ब्लू कलर का बॉक्स बना के हुए दिया हुआ है। अदरवाइज ये सिलेबस में आता नहीं कह रहा हूँ मैं, सिर्फ ऐसी ही है ना। तो इसको समझते हैं। देखिए तो वैसे तो ये टॉपिक सिलेबस में इसलिए नहीं दिया है क्योंकि बहुत ब्रॉड है ना। अगर आप इसे देखेंगे आगे जाके तो हायर क्लास की साइंस में ये थोड़ा सा ब्रॉड बन के आता है आपके पास, पर मैं आपको इसको सिर्फ उतना समझाता हूँ जितना आपके काम के मतलब का है, बस उससे ज़्यादा बातें हम इसके बारे में नहीं करेंगे। अदरवाइज ये तो बहुत ब्रॉड है ना, गॉस लॉ को ही इसके टर्म्स में भी लिखा जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे है ना, गॉस लॉ को भी लिखा जाता है इसके टर्म्स में, ठीक है। पर कैसे लिखा जाता है उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में गॉस लॉ कैसे लिखा जाएगा, ठीक। उसको रियल गॉस लॉ भी बोलते हैं, जो आपने गॉस लॉ पढ़ा था ना ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इन द टोटल चार्ज इनक्लोज अ गॉसियन सरफेस। तो इस गॉस लॉ को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखा था यहाँ पे, देखिए। तो वैसे आप इस गॉस लॉ को इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात, वो ऐसे लिखा जाता है वहाँ पे, है ना। अब कैसे आया मैं वो नहीं बताऊंगा अभी आपको। ये डी वेक्टर इसी को बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर यहाँ पे ये क्यू होता है टोटल चार्ज, है ना, पर यहाँ पे क्यू होता है सिर्फ फ्री चार्ज। अब ये थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, ठीक है, पर चलो कोई नहीं। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि बस गॉस लॉ को आप इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये है वो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे भी लिखते हैं आप गॉस लॉ और ऐसे भी लिखते हैं, रियल में यही होता है गॉस लॉ को लिखने का स्मार्ट वे यही होता है, ठीक है ना चीज़। तो एक चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी, देखो थोड़ा सा मैंने जो रिलेशन लिखा है इससे एक बात आपको समझ में निकल के आ रही होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टोटल चार्ज से रिलेटेड रहता है। किससे रिलेटेड रहता है, टोटल चार्ज से रिलेटेड। जबकि जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो सिर्फ फ्री चार्ज से रिलेटेड रहता है, देखो रहता ना। तो इस बात को भी आपको गौर करना है। पर चलो इस बात को हम अभी इग्नोर मारेंगे, हम अपनी बात करते हैं ना कि जितना हमें काम का चाहिए। तो काम का क्या है, देखो हम निकालते हैं। देखिए सिंस ई इक्वल्स टू आपको पता है क्या होता है ना, जब एक डाइलेक्ट्रिक को हम कहाँ रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखते हैं, तो जो रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। आप देख रहे होगे कि पूरे डाइलेक्ट्रिक के लगभग लगभग जितने भी फॉर्मूले हैं या डेरिवेशन है उनको सब मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से ई इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा, देखिए ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, और एन कैप मैंने इसे लिख दिया माइनस ई पी की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, ठीक है। ये थोड़ा वेक्टर के टर्म्स में हमने लिख दिया इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये ई इक्वल्स टू हो गया आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। अब आपको पता है सिग्मा माइनस सिग्मा पी और इंटू एन कैप हो गया आपके पास, ठीक है ना। ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए ना, ये इसकी वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है, हम पहले बता चुके हैं आपको। अच्छा, अब दोनों साइड में क्या करता हूँ, एन कैप से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। एन कैप से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया।
क्लियर है ना बात? क्यों किया हमने एन कैप से मल्टीप्लाई? क्योंकि आपको बेसिकली इधर देखिए ये चीज़ स्केलर थोड़ी सी नजर आ रही है, मतलब कर दिया हमने इधर से मल्टीप्लाई, है ना, ये चीज़ तो अभी भी, तो ये देखिए हमने एन कैप से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो क्या रिलेशन निकल के आया हमारे पास निकल के आया एन कैप इज इक्वल टू, आपके पास आया 1/ε0 सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, क्योंकि एन कैप, और ये तो आपको पता ही होगा ना कि एन कैप इंटू एन कैप कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन। अच्छा, अब इसको हम यहाँ ले जाते हैं, तो ε0 ई वेक्टर इंटू एन कैप इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बन गया। क्लियर है ना बात? ये एन कैप से मल्टीप्लाई करने के पीछे रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा, हमें ये फ्री करना है ना यहाँ से, ये तब समझ में आ जाएगा। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा अटपट सा लगा होगा कि मैंने एन कैप से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, वो इसको हमें फ्री करना था यहाँ से, तो ये बना दिया हमने। अच्छा, अब ये हमारे पास रिलेशन बना है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ε0 ई वेक्टर इंटू एन वेक्टर इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बना सिग्मा माइनस। अब देखिए इस चीज़ को आप क्या लिखते हैं, आपको मैंने बताया था कि पोलराइजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर होती है। होती है नहीं होती है, ये बात हमने यहाँ देखो रिलेशन में आपको प्रूफ करके भी बताई थी, ये बात बताई थी नहीं बताई थी, ये बात ही देखिए यहाँ पे। ठीक, तो पी को आप क्या लिख सकते हैं, यानी पी वेक्टर को आप लिख सकते हैं, पी वेक्टर को आप सिग्मा पी इंटू एन कैप लिख सकते हैं, क्योंकि जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो पोलराइजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी यार, हाँ ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि सिग्मा पी के सामने हम क्या रख सकते हैं, पी पोलराइजेशन वेक्टर इंटू एन कैप, है ना। देखो क्योंकि ये दोनों वेक्टर जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्केलर बन जाएगा, ये आपको समझ में आनी चाहिए बात। तो यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर डॉट एन कैप लिख सकते हैं ना इतना। अब देखो इनको एक साइड कर देते हैं हम, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी को प्लस पी वेक्टर इंटू एन कैप। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कैसे लिखा हमने, क्योंकि ये चीज़ स्केलर है ना, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तभी ये स्केलर आएगा। या तो आप ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, क्या बात है। तो ये हमने लिख दिया, इन दोनों को हमने एक साइड कर दिया, इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, सिग्मा बन गया। ठीक है ना, ये आपका सिग्मा बन गया ऐसे। तो यहाँ से ये आपका बना देखिए ε0 ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर और डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, सिग्मा बन गया आपका। ठीक, तो इस चीज़ को ये देखिए, जो ये ε0 ई प्लस पी वेक्टर है, इसी चीज़ को हम डी बोल देते हैं, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका। समझ में आ रही ना बात, इसी को आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, किसको, ε0 ई प्लस पी, यही आपका क्या बना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। तो यानी यहाँ से आप बोल सकते हैं कि डी वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या बन गया, सिग्मा बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये रिलेशन आया, इसी को बोलते हैं आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साफ साफ, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ε0 ई प्लस पी वेक्टर, ये होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू। यहाँ से ही आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपको ये चीज़ नोट हो रही होगी, देखिए कि जो ई एसोसिएट रहता है ना, ई मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ई जो एसोसिएट रहता है आपका, ये जो ई एसोसिएट रहता है, तो ई इज एसोसिएट विथ ऑल द चार्जेस। ये देखिए टोटल चार्ज के साथ एसोसिएट रहता है, जैसे मैं पहले भी बोला था आपका। पी इज एसोसिएटेड, पी किसके साथ एसोसिएट होता है, ओनली पोलराइजेशन चार्ज के साथ एसोसिएट होता है। तो पी इज एसोसिएटेड विथ इंड्यूस्ड चार्ज या पोलराइजिंग चार्ज, वेयर एज डी इज एसोसिएटेड विथ फ्री चार्ज। डी किसके साथ एसोसिएट होता है, फ्री चार्ज के साथ एसोसिएट होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चाहो तो कहीं पे यहाँ पे लिख लीजिए, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे जो बची है कि E इज एसोसिएटेड विथ किसके साथ एसोसिएट रहता है, ऑल दी चार्जेस। ठीक है ना, सारे चार्जेस के साथ एसोसिएट रहता है। एंड P इज एसोसिएटेड विथ किसके साथ एसोसिएट रहता है, P विथ इंड्यूस्ड चार्जेस या पोलराइजिंग चार्जेस के साथ एसोसिएट रहता है। ये देखो नजर आता है आपको, है ना। वाइल जबकि आपका जो डी है, वाइल डी मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी इज एसोसिएटेड विथ किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, फ्री चार्जेस के साथ, फ्री चार्जेस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट।
ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट रहता है तो उस टाइम जो फ्री चार्जेस होते हैं उनके साथ जो वेक्टर एसोसिएट होता है वो डी होता है आपका। तो इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना। इस रिलेशन को आप याद रखेंगे और ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ई किसके साथ रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे देखिए है ना, ई किसके, ये इस डायग्राम में समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। कौन सा डायग्राम हमारा साफ सा बना था, तो सारे वैसे ही हो गए, इसमें समझ लेते हैं। चलो कि देखो हमने बोला था आपका जो ई एसोसिएट रहता है वो ऑल दी चार्जेज एसोसिएट रहता है। ये वाला चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, सबके साथ एसोसिएट रहता है, सारे टाइप के चार्ज के साथ एसोसिएट रहता है ई, ठीक। अब जबकि जो पी वेक्टर होता है, पोलराइजेशन वेक्टर, वो सिर्फ किस चार्ज के साथ एसोसिएट रहता है, इंड्यूस्ड चार्ज, यानी इस चार्ज और इस चार्ज के साथ, बस जो यहाँ पे अपोजिट फेजेस पे आते हैं। डायलैक्ट्रिक के अपोजिट फेजेस पे जो चार्ज आते हैं उनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, और सिर्फ उन्हीं के साथ एसोसिएटेड होता है आपका पी वेक्टर। जबकि जो डी वेक्टर होता है यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वो किसके साथ एसोसिएट रहता है, फ्री चार्ज के साथ एसोसिएट रहता है। तो फ्री चार्ज ये आते हैं, देखिए बाउंड्री के अंदर जो आते हैं चार्जेस आपके, समझ में आ रही ना बात, इनको हम फ्री चार्जेस बोलते हैं। तो इनके साथ जो वेक्टर एसोसिएट होता है वो डी वेक्टर एसोसिएट होता है। तो इस बात को आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं जरा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भूल गया था इस बात को बताना, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है चीज़ें, है ना, मेरे को अभी याद आया। तो ये चीज़ पेपर में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जो बात मैंने यहाँ पे बताई थी, देखिए कौन से टॉपिक में, अभी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में हमने एक बात बताई थी आपको, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ इंफॉर्मेशन के टाइप में आप इसे लिख लेंगे या नोट कर लेंगे, ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। क्या चीज़ पूछी जाती है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ माइका, ठीक है, माइका के लिए कितनी होती है, तो 80 होती है। इसको याद रखना, आपको काम की चीज़ें पूछी जाती है कि माइका की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 80 होती है, ठीक है, 80। और साथ में इसकी यूनिट भी आपको रखनी है कि 80 किलो वोल्ट होती है पर मिलीमीटर में, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलो ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपसे कोई पूछे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम कितना होता है, ठीक है, वैक्यूम का पूछ दिया आपसे कि वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होती है, तो वैक्यूम के लिए आप इनफाइनाइट बोल देंगे, ठीक है। यानी आप वैक्यूम को जब इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तब उसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा। क्लियर है ना बात। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। तो इतनी बातें आपको दिमाग में बैठा के रखनी है, और ये ओवरऑल हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में हर चीज़ें जानी है ना, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक, ये सारी बातें आपको दिमाग में बिठा के रखनी है, आगे काम आने वाली है आपके। थैंक यू।